दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 26 फरवरी 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ देख रहे हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों की कल की वीडियो में किया गया कमेंट का इस सवाल का जवाब लिया जाएगा। ऐसे में अगर आपका भी कोई सवाल है तो फिर आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके सवाल का जवाब कल की वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। आज आप लोगों का सवाल का जवाब दिया जाएगा आगे चल करके इसी वीडियो में बीच बीच में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने शनिवार को पूर्णिया में महागठबंधन की एक मेगा रैली को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। जब उन्होंने कहा कि जब तक हम एक हैं जब तब तक हमें यानी कि महागठबंधन को कोई नहीं तोड़ सकता। जब हमें देश को बचाना है, हमें अल्पसंख्यकों के अधिकारों को बचाना है, इस पर बीजेपी सरकार हारेगी। बिहार में महागठबंधन की जीत होगी। 2024 में हमारी पार्टी जोरदार जीत दिखाएगी। आपको बता दूं कि पिछले साल दिसंबर में सिंगापुर में लालू प्रसाद यादव अपने किडनी का ट्रांसप्लांट किया था सर्जरी के जरिए। उसके बाद लालू प्रसाद यादव फरवरी महीने में ही भारत लौटे हैं। उन्होंने कहा कि वे उन लोगों को सफल नहीं होने देंगे जो अल्पसंख्यकों को हाशिए पर रखने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब तक हम एक रहेंगे तब तक हमें कोई नहीं तोड़ सकता। हमें देश को बचाना है, हमें संविधान को बचाना है, बिहार को आगे बढ़ाना है, भारत को आगे बढ़ाना है, हमें अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करनी है। उन्होंने कहा कि हम हिंदू 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 कहते रहते हैं, हम हिंदू हैं, लेकिन अल्पसंख्यकों का क्या गुनाह है कि आप उन्हें हाशिए पर डालने की कोशिश कर रहे हैं, खास करके मुसलमानों को। मैं उन्हें किसी भी हाल में सफल नहीं होने दूंगा जो अल्पसंख्यकों को हाशिए पर रख रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के जाने का समय आ गया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सीमांचल को सबसे धर्मनिरपेक्ष क्षेत्र बताते हुए लोगों से एकजुट रहने और फिर गुमराह करने की कोशिश करने वालों की पहचान करने का आह्वान किया है। दोस्तों बात करते हैं कि अपने एक दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया है। अमित शाह ने ये साफ कर दिया है कि अब किसी भी परिस्थिति में भाजपा जदयू के साथ गठबंधन नहीं होने वाली है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश कुमार के लिए भाजपा का दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। अब नीतीश कुमार कितनी भी कोशिश कर ले, भाजपा का दरवाजा उनके लिए खुलने वाला नहीं है। दरअसल बिहार के पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर इलाके के अंतर्गत लोहरिया में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान बिहार की जनता ने भाजपा के लोगों पर भरोसा की और बिहार में भाजपा को सबसे बड़ी पार्टी बनाई। जब वहीं हमने नीतीश कुमार से वादा करके रखा था, इसीलिए उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया था, लेकिन नीतीश कुमार अपनी आदतों से मजबूर हैं। अमित शाह ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हर 3 साल में पीएम बनने का सपना आता है, इसलिए वे इधर से उधर पलटी मारते रहते हैं। अब उनको एक बार फिर से सपना आया और फिर अगस्त के महीने में पलटी मार लिया और ऐसे लोगों के साथ जाकर के शामिल हो गया जिनका विरोध हमारा एनडीए गठबंधन शुरू से करता रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि मुंबई में कल एआईएमआईएम का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया गया। इस दौरान पार्टी के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई मुद्दों पर बातचीत की। 2024 के चुनावी रणनीति को लेकर के ये अधिवेशन रखा गया है। उन्होंने इस दौरान 2024 के चुनाव हरियाणा में हुए जुनैद और नासिर हत्याकांड जैसे मुद्दों पर अपना पक्ष रखा है। उन्होंने बीजेपी पर भी जम करके तंज कसा है। पार्टी चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आगामी चुनाव को लेकर के अपनी योजना के बारे में बताते हुए कहा कि वे अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन करके मैदान में उम्मीदवार उतारेंगे। उन्होंने कहा कि हम औरंगाबाद और अन्य सीटों से अगला लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और हम कुछ अन्य दलों के साथ गठबंधन करने के बारे में भी विचार करेंगे। हालांकि उन्होंने इस बात की जानकारी नहीं दी है कि आगामी चुनाव में वे किन पार्टियों के साथ गठबंधन कर सकते हैं। इसको लेकर के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अगले चुनाव में हम किसके साथ जाएंगे इस पर टिप्पणी करना अभी जल्दबाजी होगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में ट्रैफिक व्यवस्था को सही करने के लिए व्यापक स्तर पर पहल शुरू कर दी गई है। राजधानी पटना के साथ साथ भागलपुर, मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ में अप्रैल से हाईटेक कैमरे लगने की तैयारी है, जिसके बाद कैमरों के मदद से सड़कों पर तेज गति से चलाने वाले वाहन या फिर नियम को तोड़ने वाले वाहनों की पहचान करके उनका ऑटोमेटिक
चालान काटना आसान हो जाएगा। डीजी ट्रैफिक सुधांशु कुमार ने बताया है कि स्मार्ट सिटी में सेंसर के साथ ट्रैफिक लाइटें भी लगेगी। उन्होंने कहा है कि राज्य में सबसे अधिक दुर्घटना वाले 5 NH को चिन्हित किया गया है। इनमें भी कैमरे, चलंत चेकिंग वाहन, स्पीड गन समेत अन्य चीजों की व्यवस्था की जा रही है। जब वही मुजफ्फरपुर मोतिहारी NH 28 पर ऑटोमेटिक ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू कर दी गई है। दोस्तों बात करते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के पूर्णिया के रणभूमि मैदान में महागठबंधन की रैली संपन्न हुई। रैली में भारी संख्या में लोगों की भीड़ देखने को मिली। महागठबंधन के सभी 7 दलों ने एकजुट होकर के शक्ति प्रदर्शन किया। रैली को संबोधित करते हुए भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि 2023 महागठबंधन के लिए कड़ी मेहनत और संघर्ष का साल है। 2024 में हिंदुस्तान को गुजरात मॉडल से मुक्त कराना होगा। उन्होंने महागठबंधन के साथियों को एकजुट होने की बात कही है। जब पटना में पिछले दिनों हुए CPIM के महाधिवेशन की चर्चा करते हुए दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा है कि महाधिवेशन के मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद शामिल हुए थे। तब सलमान खुर्शीद ने कहा था कि इस गुजरात मॉडल ने हिंदुस्तान को बर्बाद करके रख दिया है। हिंदुस्तान गुजरात मॉडल देश को कमजोर कर रहा है। इस गुजरात मॉडल के खिलाफ बिहार का जो मॉडल है वह देश में आगे बढ़े। गुजरात मॉडल में लूट और झूठ का अंबार है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में लाखों शिक्षकों को निराशा हाथ लगी है। जब बिहार में 3 लाख शिक्षकों की बहाली की खबर चल रही थी और शिक्षकों को उम्मीद थी कि इसे जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी मिल जाएगी। लेकिन शुक्रवार को बिहार कैबिनेट की बैठक हुई, लेकिन इस बैठक में शिक्षकों की बहाली नियमावली को मंजूरी नहीं दी गई, जिससे बहाली प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाएगी। शिक्षक अभ्यर्थी इसीलिए भी उम्मीद लगाए बैठे थे क्योंकि गुरुवार को ही बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने ट्वीट करते हुए बताया था कि जल्द 3 लाख शिक्षकों की बहाली कराई जाएगी। इसके बाद शिक्षकों की उम्मीद बढ़ गई कि शुक्रवार को होने वाले कैबिनेट की बैठक में नियमावली को मंजूरी मिल जाएगी, लेकिन नियमावली को मंजूरी नहीं मिली, जिससे लाखों अभ्यर्थी निराश है। आपको बता दूं कि 2 दिन पहले भी शिक्षा मंत्री ने ट्वीट करते कहा था कि उनके विभाग ने नियुक्ति को मंजूरी दी है और अब ये मंजूरी के लिए कैबिनेट में जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की सरकार में साझेदार बने RJD के मंत्री अपने बयानों से आए दिन राज्य की सियासत को गर्मा दे रहे हैं। जब मंत्री चंद्रशेखर के बाद आलोक मेहता और फिर अब RJD कोटे के मंत्री सुरेंद्र यादव ने सेना पर विवादित टिप्पणी करके सरकार की फजीहत करा दी है। मंत्री सुरेंद्र यादव के बयान को लेकर के विपक्षी दल BJP सरकार पर हमलावर हो गई है और सुरेंद्र यादव को कैबिनेट से बर्खास्त करने की मांग कर दी है। मुजफ्फरपुर पहुंचे BJP सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि सुरेंद्र यादव को तत्काल कैबिनेट से बर्खास्त करके उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि सुरेंद्र यादव आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। उन्होंने कुर्नी उपचुनाव के दौरान उन्होंने ऐलान किया था कि चुनाव नहीं जीते तो फिर मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे, लेकिन चुनाव हारने के बावजूद उन्होंने अपने वादे को पूरा नहीं किया है और आज भी मंत्री बने हुए हैं। सेना को लेकर के इस तरीके का बयान देने वाले मंत्री को तुरंत कैबिनेट से बर्खास्त कर देना चाहिए और सुरेंद्र यादव के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के पूर्णिया के रणभूमि मैदान में महागठबंधन की रैली हुई, जिसमें महागठबंधन के सभी 7 दलों ने एकजुट होकर के शक्ति प्रदर्शन किया। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब जनसभा को संबोधित कर रहे थे तभी शिक्षक अभ्यर्थी नौकरी की मांग करने लगे। अभ्यर्थियों के शोर मचाए जाने पर मुख्यमंत्री भड़क गए। कहा, क्या बोल रहे हो जी, आप शिक्षक वाला बात मत बोलो। अरे सुनो, आपको मालूम है कि कितने शिक्षकों की बहाली हो चुकी है और कितने शिक्षकों की बहाली हम करने वाले हैं। नीतीश कुमार ने शिक्षक अभ्यर्थियों से कहा कि कौन आप लोगों को गलत चीज बता रहा है। बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली होगी, चिंता मत करो। एक एक बात कर रहे हैं तो सुनोगे नहीं और 10 को कोई समझा देता है, तो बोलने के लिए ये सब गलत है। हर चीज होगा जब बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा। आपस में झगड़ा तो नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ प्रेम और फिर भाईचारे के साथ रहेंगे ना, ये वादा करो। रैली के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये ऐलान कर दिया है कि बिहार में भारी संख्या में शिक्षकों की बहाली होगी। यही नहीं, पहले से जो शिक्षक काम कर रहे हैं उनकी सैलरी भी बढ़ाई जाएगी। ये कहना है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। जब पूर्णिया के रणभूमि मैदान में आयोजित महागठबंधन की रैली में लोगों की भारी भीड़ देखी गई। रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने BJP, PM मोदी और फिर अमित शाह पर जम करके हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि BJP में केवल 2 ही नेता है। जब महागठबंधन अलग बना था तब दिल्ली से आकर के PM मोदी और फिर गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार आकर के भाषण दिया था और क्या क्या बोले थे सब जानते हैं। उन्होंने कहा है कि अल्पसंख्यक समाज किसी के बहकावे में ना आए।
जहाँ कुछ लोग विवाद कराने का काम कर रहे हैं। बीजेपी देश हित में कोई भी काम नहीं कराती है, जब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी नहीं मिल पाया है। नीतीश कुमार ने कहा कि जाति आधारित गणना हम बिहार में करा रहे हैं, उसी में सबकी आर्थिक स्थिति की भी जानकारी ले रहे हैं, चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई भी गरीबी में रहेगा उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि पहले फेज में घरों की गणना हुई है, अब दूसरे फेज का काम शुरू होगा। एक एक व्यक्ति का पूरा डिटेल्स हम लोग तैयार करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंच से ऐलान कर दिया है कि बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली होगी और शिक्षकों का वेतन भी बढ़ाया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि यूपी में काबा गाने को लेकर के योगी सरकार के निशाने पर आई लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को तबीयत खराब होने के कारण अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। जब वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से गायिका को यूपी पुलिस ने नोटिस थमाया है, उसको लेकर के चिराग पासवान ने भी बड़ी बात कह दी है। जहां अपने संसदीय क्षेत्र जमुई पहुंचे चिराग पासवान ने नेहा सिंह राठौर का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि हाल फिलहाल में मेरे ऊपर भी गाना बना, मुझे आपत्ति हो सकती थी, लेकिन चलो ठीक है, कला के माध्यम से कलाकार सिंगर अपनी बात रखते हैं। एलजेपीआर प्रमुख चिराग पासवान ने कहा है कि हमारे बिहार के लिए भी कोई गाना गाई थी और बोली थी कि बिहार में काबा सही बोला था। डिटेल्स मुझे नहीं पता, लेकिन अगर उनके गाने को लेकर के नोटिस मिला है तो फिर मैं कहूंगा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी हर किसी को होती है। आपको बता दूं कि नेहा सिंह राठौर के गाने को लेकर के यूपी सरकार ने उन्हें नोटिस भेजा है, जिसको लेकर के राजनीतिक पार्टियां यूपी सरकार पर निशाना साध रही है। बिहार के अल्पसंख्यक मंत्री जमा खान ने भी नेहा सिंह राठौर को लेकर के यूपी पुलिस की कार्रवाई को गलत बताया था। दोस्तों बात करते हैं कि किसानों की समस्या को लेकर के भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत द्वारा कैमूर में कल 25 फरवरी को किसान महापंचायत लगाया गया। जहाँ किसानों की समस्या को लेकर के इसका शंखनाद पहले ही बक्सर पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत द्वारा किया जा चुका है। जहाँ कैमूर में आयोजित इस कार्यक्रम में बतौर विशिष्ट अतिथि बिहार सरकार में कृषि मंत्री रह चुके राजद विधायक सुधाकर सिंह भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि बिहार की मंडियां जब तक आज़ाद नहीं होगी, किसानों का ट्रैक्टर मार्च चलता रहेगा और आने वाले दिनों में इसका नज़ारा पटना की सड़कों पर भी देखने को मिलेगा। जहाँ किसानों को लेकर के राकेश टिकैत की इस मुहिम में पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह भी उनका साथ दे रहे हैं। दोस्तों अब वक्त हो चला है आपके सवालों के जवाब का, तो हम एक एक करके सवाल लेंगे और सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ऐसे में अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ सकते हैं। आपके सवाल का जवाब कल की वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर सवाल लेते हैं, एक एक करके और जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले सवाल लेते हैं। ये लिखता है कि सर मेरा नाम प्रदीप कुमार यादव है, मधेपुरा जिला उदा किशनगंज लक्ष्मीपुर से बोल रहा हूँ। आधार कार्ड में उम्र कम है, उसे बढ़ाना चाहते हैं तो कैसे बढ़ेगा? तो प्रदीप कुमार जी बहुत आसान तरीका है, आप आधार सेंटर में जाइए, किसी भी आधार सेंटर में जाकर के वहाँ पर अपना आधार का जो भी आपको करेक्शन कराना है कर सकते हैं। उसके बाद अगला सवाल लेते हैं। ये लिखते हैं कि फिरदौस भाई कमेंट का जवाब दीजिए, हम आपका इंतज़ार करते हैं। मैं मोहम्मद कैसर आलम, मैं 2013 का उर्दू टीटी पास हूँ। क्या मुझे 7 चरण में आवेदन करने का मौका मिलेगा या नहीं, बताएं। तो इंतज़ार जी, अभी इसका कोई भी अपडेट जारी नहीं किया गया है सरकार की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है उर्दू टीटी वालों का। और जब भी जारी किया जाएगा तो केडीबी लैब के माध्यम से बता दिया जाएगा। अभी जब तक इंतज़ार कीजिए। अब अगला सवाल लेते हैं। लिखते हैं कि मैं बबलू यादव गंगराम डिस्ट्रिक्ट भागलपुर से, आधार कार्ड से पैन कार्ड बनाना है मेरे, इसके बाद भी आधार कार्ड को पैन कार्ड को लिंक करना होगा। अच्छा, इसका कहने का मतलब ये है, बबलू यादव जी का कहने का मतलब ये है कि जब हम पैन कार्ड बनाए थे तो आधार कार्ड से ही पैन कार्ड बनाए थे। क्या मुझे भी पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना होगा? जी नहीं, आपको लिंक नहीं करना होगा। जो पहले बनाया है आधार कार्ड से पहले, जो लिंक में आधार कार्ड आने से पहले जो, यानी कि बिना आधार कार्ड से जो पैन कार्ड बनाया है उनको लिंक करना होगा, आपको नहीं। उसके बाद अगला सवाल लेते हैं। ये लिखते हैं नवीन कुमार जी। नवीन कुमार जी लिखते हैं कि शिक्षा मंत्री ने जो कहा था कि 24 फरवरी को कैबिनेट बैठक में शिक्षक नियमावली पर चर्चा होगा, वो क्या हुआ? तो आपको बता दूं कि कैबिनेट बैठक तो हुई जरूर, लेकिन शिक्षकों की बहाली को लेकर के कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है, और जिसकी वजह से अफसोस की बात कि आप लोगों को फिर और इंतज़ार करना पड़ेगा। हालांकि शिक्षा मंत्री ने हस्ताक्षर कर दिया है, सिर्फ कैबिनेट से उसको पास कराना है। सबको इंतज़ार था कि 24 फरवरी को जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें शिक्षक बहाली को लेकर के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, ये अफसोस की बात है। फिर आप इंतज़ार कीजिए, अगला कैबिनेट का हो सकता है कि वो अगला कैबिनेट में हो जाए। उसके बाद अगला सवाल लेते हैं। ये लिखते हैं कि फिरदौस जी, क्या आप मुझे लोन संबंधित खबरें दे सकते हैं? मैं लोन लेना चाहते हूँ, लेकिन मेरे अकाउंट में राइट ऑफ दिखा रहा है, क्या इसका कोई
उपाय आपके पास है तो बताने की कृपया करें। जी नहीं, इसका उपाय तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि जो भी लोन दिया जाता है बैंक के द्वारा तो आपका अकाउंट को ही चेक किया जाता है, आपका अकाउंट की डिटेल्स चेक किया जाता है, लेन देन चेक किया जाता है, और उसका जो भी प्रक्रिया है वो सारा अकाउंट से संबंधित ही प्रक्रिया होता है। तो इसका कोई जवाब मेरे पास नहीं है, आप अकाउंट को ही, तो इसका जवाब मेरे पास नहीं है। उसके बाद अगला सवाल लेते हैं। लिखते हैं कि गुड मॉर्निंग सर, मैं पिंटू कुमार बेगूसराय जिला बिहार से हूँ। RCS कॉलेज मंजुअल बेगूसराय LNMU में BA पार्ट 1 में हूँ। सत्र 2022-25 है, तो फिर परीक्षा कब होगा? नहीं, इसका भी कोई भी अब जानकारी नहीं है, जो भी जानकारी होगा तो बता दिया जाएगा। उसके बाद अगला सवाल लेते हैं। लिखते हैं कि फिरदौस भाई, PM किसान का पैसा कब मिलेगा? जसीम अंसारी जी ये सवाल कर रहे हैं। तो PM किसान का पैसा 27 फरवरी को जारी होने की संभावना है, ये उम्मीद लगाई जा रही है 27 फरवरी को। आज 26 फरवरी है और कल 27 फरवरी है। कल PM किसान योजना का पैसा जारी किया जा सकता है, ये अनुमान लगाया गया है, हालांकि ये कंफर्म नहीं है। हाँ, ये है कि आप इसको मतलब कि दिमाग में रख सकते हैं और ये सोच सकते हैं कि नहीं आज जारी हो जाए, हालांकि आप भी अनुमान के अनुसार ही इंतजार कर सकते हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। उसके बाद अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है रेहान फजल जी का। लिखते हैं कि कमेंट का जवाब वाला सिस्टम क्या खत्म हो गया है? आप कमेंट का जवाब नहीं देते हैं, आप CM और PM का नंबर तो जारी कर सकते हैं। जी, कमेंट का जवाब वाला सिस्टम खत्म नहीं हुआ है, ये लगातार कंटिन्यू जारी रहेगा, ठीक है। हालांकि एक दिन बात करके कमेंट का जवाब दिया जाता है और जारी रहेगा, कंटिन्यू बंद नहीं होगा। और दूसरा सवाल आपका ये है कि CM PM का नंबर, तो जी नहीं, ये मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। आप उसको CM PM को ट्वीट करके जवाब कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, या फिर ईमेल कर सकते हैं। उसके बाद अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है बालकृष्ण राय, सीतामढ़ी जिला से। मेरा लाइसेंस खो गया है, कैसे निकलेगा? आपका लाइसेंस खो गया है तो आप परिवहन विभाग के कार्यालय में जाइए, या फिर मतलब किसी वकील को पकड़िए, वो लोग आपको डिटेल से बता देगा, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, लिखते हैं कि मेरा नाम बालमती देवी है, ग्राम फलाना गया जिला से, और मेरा सवाल ये है कि 3 किस्त का पैसा हमको PM किसान का पैसा मिला है, बाकी पैसा नहीं आ रहा है। तो बालमती देवी जी, आपको बता दूं कि 3 किस्त आपको मिला है, उसके बाद आपका पैसा रोक दिया गया है। इसका मतलब ये है कि आपका उसमें कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि आपका आप जो अप्लाई किए थे उस आपको एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करना होगा। जी हाँ, हो सकता है कि आपका स्टेटस में कुछ नाम गलत हो, अकाउंट नंबर गलत हो। जी, अगर नाम में भी एक शब्द अगर इधर उधर हो जाए तो फिर आपको पैसा नहीं मिलेगा। 3 किस्त आ गया अलग बात है, उसके बाद फिर जो वेरीफाई किया गया है, वेरीफाई करने के बाद पता चला है कि आपका इसमें गड़बड़ है, तो फिर आपका पैसा रोक दिया गया है। तो आप अपना स्टेटस चेक कीजिए, हो सकता है स्टेटस में कोई कुछ गड़बड़ी हो तो वहाँ पर आप सुधार कर सकते हैं और फिर आपको पैसा मिल जाएगा। या फिर आप अगर ये EKYC नहीं कराए हैं तो फिर आपका पैसा अटक सकता है। EKYC की वजह से भी पैसा नहीं मिल रहा है, तो आप अपना EKYC नहीं किए हैं तो EKYC कर लीजिए, उसके बाद आपको पैसा मिलने लगेगा। उसके बाद अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल लिखते हैं कि सर आप YouTube से कितना रुपया कमा लेते हैं? तो ये लिखते हैं, कौन है, बिंदा लिखते हैं। ये लिखता है कि सर आप YouTube से कितना पैसा कमाते हैं? तो YouTube से पैसा तो छोड़िए, बस आप लोगों का सेवा करते हैं, पब्लिक सेवा। उसके बाद अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है एहरार रजा जी। एहरार रजा जी लिखते हैं कि इंटर पास वालों का जो इसका एडमिशन कब से स्टार्ट होगा? फिरदौस भाई बताइए। तो आपका रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद आप एडमिशन कीजिए। दोस्तों, सवालों के जवाब का सिलसिला यहीं पर रोक देते हैं। अब जिस भी भाई का सवाल छूट गया है, आगे इसी वीडियो में कवरेज किया जाएगा बीच बीच में। तो ऐसे में अगर आपका भी कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके सवाल का कल की वीडियो में जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर डेली न्यूज़ की ओर। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में अगर किसी छात्र का एडमिशन सरकारी मेडिकल कॉलेज में हो जाएगा तो फिर उसकी MBBS की पढ़ाई सिर्फ 1.25 लाख रुपए में पूरी हो जाएगी। सरकारी ही नहीं बल्कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को भी अपने आधे स्टूडेंट को इतने की पैसे में पढ़ाना होगा। जी हाँ, बिहार सरकार ने न सिर्फ सरकारी बल्कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के आधे सीटों पर एडमिशन लेने वाले छात्रों के लिए भी फीस तय कर दी है। जब वही मेडिकल PG की पढ़ाई में 1 लाख से भी कम रुपए लगेंगे। जब नीतीश कैबिनेट की शुक्रवार को हुई बैठक में सरकारी मेडिकल कॉलेजों के लिए भी फी तय कर दिया गया है। वहीं केंद्र सरकार के फैसले के मुताबिक राज्य के यानी कि बिहार के सभी निजी यानी कि प्राइवेट चिकित्सा महाविद्यालयों और फिर डिम्स विश्वविद्यालयों में MBBS और फिर PG की 50% सीटों पर नामांकन और ट्यूशन की फीस समेत दूसरे शुल्क राज्य के सरकारी चिकित्सक महाविद्यालय के लिए निर्धारित शुल्क के बराबर रखने का फैसला किया गया है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार सरकार में
सहकारिता मंत्री और राजद नेता सुरेंद्र प्रसाद यादव के सेना की अग्निवीर भर्ती को लेकर के दिए गए विवादित बयान पर बवाल बढ़ता जा रहा है। विपक्षी नेताओं द्वारा उन्हें बर्खास्त करने की मांग करने लगी है। पहले गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और अब पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी सुरेंद्र यादव को बर्खास्त करने की मांग की है। यहाँ रविशंकर प्रसाद ने सवालिया लहजे में कहा कि आखिर नीतीश कुमार ऐसे बयान पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। यह भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने शुक्रवार को सुरेंद्र यादव द्वारा अग्निवीर को लेकर के दिए गए बयान को शर्मनाक और आपत्तिजनक बताया है। उन्होंने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ऐसे मंत्री को बर्खास्त करके कम से कम भारतीय सेना की विश्वसनीयता को बचाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सेना के जवान अपने देश के लिए जीवन का बलिदान देते हैं और उनके खिलाफ ये गैर जिम्मेदार मंत्री इतनी घटिया बात कर रहे हैं। इससे ज़्यादा शर्म की बात कुछ हो नहीं सकती। मैं हमारी सेना के लिए आपत्तिजनक शब्द कहने वालों का नाम नहीं लेना चाहता। दोस्तों, AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष और अमोर से विधायक अख्तरुल ईमान ने बिहार के महागठबंधन सरकार को आड़े हाथों लिया है। जी आपको बता दूं कि बिहार में सत्तारूढ़ महागठबंधन की 25 फरवरी को पूर्णिया में महारैली हुई। उससे पहले AIMIM ने महागठबंधन पर जोरदार निशाना साधा है। यह पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा है कि रैली के जरिए वे लोग हमको ख्वाब दिखा रहे हैं। उन्होंने सवालिया लहजे में यानी कि अख्तरुल ईमान ने महागठबंधन से सवालिया लहजे में कहा कि जब बाबरी मस्जिद टूटी तो कौन लोग कहाँ थे, जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया तो कौन लोग कहाँ थे, जब गुजरात जलता था तो कौन लोग कहाँ थे, और ये लोग फिर इकट्ठा होकर के हमारी पार्टी को भाजपा का बी टीम बताएंगे। उन्होंने कहा कि इन नेताओं को दूसरों पर आरोप लगाने से पहले खुद को आईने में देख लेना चाहिए। कल तक भाजपा के साथ कौन था, किसने हमारे पार्टी के 4 विधायकों को तोड़ करके सरकार बनाई है। अख्तरुल ईमान ने कहा है कि मैं लगातार सीमांचल के लिए सड़क से सदन तक संघर्ष किया हूं। सीमांचल के एक एक मुद्दे, चाहे नदी कटाव का हो या फिर विस्थापितों का मुद्दा हो या पलायन या फिर उर्दू शिक्षक का मामला हो या फिर मदरसा एवं अलीगढ़ शाखा के यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज सेंटर के लिए फंड का मामला हो, मैंने हर वक्त सदन में इन मुद्दों को उठाने का काम किया हूं। उन्होंने कहा है कि भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना चाहिए और भाजपा विरोधियों को एकजुट होना चाहिए, लेकिन विरोधी एकजुट के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा है कि इन लोगों की नीयत भी साफ नहीं है। जी हाँ, हर कोई अपनी अपनी सरदारी के लिए लड़ रहे हैं। जब सभी प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, चाहे नीतीश कुमार हो या फिर ममता बनर्जी या फिर राहुल गांधी। ये लोग बस्ती में लगी आग बुझाने नहीं चाहते, केवल अपनी पानी से आग बुझा करके खुद की सरदारी पेश करना चाहते हैं। वहीं पर पत्रकारों द्वारा मार्च से पहले तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने के संबंधित सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बेमेल शादी होती है तो फिर शोहरत और बीवी में तकरार होती है। ठीक इसी तरीके से तेजस्वी की ताजपोशी के बाद भी तकरार तय है। यह कहना है AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान का। दोस्तों, बात करते हैं कि स्मार्टफोन हमारे लाइफ का अहम हिस्सा बन चुका है। जी हाँ, मोबाइल फोन, लेकिन इससे कई घटनाएं भी होती है, खास करके बैटरी की वजह से। या ठीक से चार्ज ना करने पर फोन ब्लास्ट या फिर खराब हो सकता है। अक्सर लोग रात में चार्ज करते हुए फोन का इस्तेमाल करते हैं और फिर नींद आने पर फोन को चार्जिंग पर ही रख देते हैं ताकि सुबह तक फोन फुल चार्ज मिले, लेकिन ये एक हादसे को जन्म देता है। जी हाँ, आज हम आपको यानी कि अभी हम आपको उन तरीकों के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे फोन डैमेज हो सकता है। जी, अगर आप भी रात भर स्मार्टफोन को चार्ज करते हैं तो थोड़ा सावधान रहने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि ये आपके मोबाइल की बैटरी खराब कर सकता है। या कई मामले ऐसे भी सामने आए हैं जहां बैटरी ब्लास्ट होने की खबर सामने आई है, मोबाइल ब्लास्ट हो जाती है। मार्केट में कई तरह के लोकल चार्जर आते हैं, जब ओरिजिनल चार्जर गुम या फिर ख़राब होने के बाद लोग लोकल चार्जर खरीदते हैं। जब लोकल चार्जर से फ़ोन काफ़ी देर तक चार्ज होता है और बैटरी को भी गर्म कर देता है, इससे बैटरी भी जल्द ख़राब हो जाती है। अब कई कंपनियां स्मार्टफोन के साथ बॉक्स में चार्जर नहीं देती है। ऐसे में नया फ़ोन खरीदने वालों को ये देखना चाहिए कि कैपेसिटी कितनी है, या उसी हिसाब से चार्जर खरीदें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर स्मार्टफोन की बैटरी पर दबाव पड़ने लगता है और फिर प्रोसेसिंग स्पीड भी कम हो जाती है। भूल कर भी आपको ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। हमेशा स्मार्टफोन की कैपेसिटी वाला ही चार्जर खरीदना चाहिए आपको। जब फोन को बार बार चार्ज से बैटरी पर दबाव पड़ता है, इसीलिए ध्यान रखें कि जब फोन की बैटरी 20% या फिर उससे कम हो तभी उसे चार्ज कर लें। ऐसा करने पर बैटरी पर दबाव नहीं पड़ेगा और बैटरी जल्द खराब नहीं होगी। दोस्तों,
दोस्तों अब वक्त हो चला है आपके सवालों के जवाब का। हम आपका सवाल लेंगे एक एक करके और उसके जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए एक एक करके सवाल लेते हैं और उन सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले सवाल लेते हैं, ये लिखते हैं कि मैं विनोद कुमार पासवान, प्रखंड पलासी, जिला अररिया से हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि श्री नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि मैं मन की बात करना चाहता हूँ। क्या सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को मन की बात कहना चाहिए? क्या नरेंद्र मोदी को मन की बात कहना चाहिए? क्या मोदी जनता की कभी मन की बात सुनने की कोशिश की है? जनता इस बार फूल को तोड़ करके मरोड़ करके फेंक देगा, जनता के आगे कोई नहीं है। ये विनोद जी कह रहे हैं, सवाल लिख रहे हैं। तो विनोद जी ये आपका सवाल नहीं है, ये आपका गुस्सा है पीएम मोदी के लिए। तो आप अपना गुस्सा इजहार कर दिए, कोई बात नहीं। अगर आपको ज़्यादा गुस्सा निकालना है तो फिर चुनाव आने वाला है, आने वाले वक्त में 24-25 में आप अपना गुस्सा उस वक्त निकाल लीजिएगा ईवीएम की बटन दबा करके। उसके बाद अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल लिखते हैं मोहम्मद अयूब जी, लिखते हैं कि हम लोग तमिलनाडु में रह रहे हैं, यहाँ का आदमी हम लोग को मारपीट करके भगा देता है। हम लोग बिहार के हैं, जिला मधेपुरा से हैं। हम लोगों का समाधान बिहार में रोजगार कब मिलेगा? मोहम्मद अयूब जी ये बहुत ही दुखद है, क्योंकि बिहारियों को हर जगह नीचा नज़र से देखा जाता है, चाहे तमिलनाडु हो या फिर मतलब केरल हो या फिर कर्नाटक हो। ज़्यादातर दक्षिण राज्य में बिहारियों को बहुत ही नीचा नज़र से देखा जाता है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे देश का, क्योंकि बिहार भी हमारे देश का ही हिस्सा है। बिहार अन्य राज्यों की तरह एक राज्य है और यहाँ के लोगों को इस तरह देखा जाता है जैसे कि ये कोई मतलब कि गैर राष्ट्र के हो। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके बाद अगला सवाल लेते हैं अबू नसर जी का। ये लिखते हैं कि फिरदौस भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लिखते हैं कि मेरा सवाल है कि जनता दरबार में आवेदन देने से 2 महीना हो गया है, अभी तक नंबर नहीं आ रहा है। इसके लिए कोई हेल्पलाइन नंबर है? अबू नसर भाई अररिया जिला से। जी हेल्पलाइन नंबर तो नहीं है इसके लिए, लेकिन हाँ ये है कि एक बार आवेदन दी है और कोई जवाब नहीं आया तो फिर दोबारा आप आवेदन दे सकते हैं, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है ना कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी जो समाधान यात्रा कर रहे थे इसकी वजह से जनता दरबार नहीं लग रहा था। हालांकि इस सोमवार को जनता दरबार लगा, बहुत दिन बाद लगा। अब हो सकता है कि आपका भी जनता दरबार में नाम आ जाए, लेकिन बात यह है कि आप किस मतलब कि विभाग के लिए किए हैं, अप्लाई किए हैं शिकायत करने के लिए। तो जिस दिन उस विभाग की सुनवाई होगी उस दिन फिर आपको फिर बुलाया जाएगा। उसके बाद अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है उर्दू में लिखा है कि अस्सलाम वालेकुम फिरदौस गनी सर, मैं अब्दुल रहमान जो कि हाट अररिया बिहार से बोल रहा हूँ। मौलवी का डेट कब निकलेगा? इम्तिहान कब होगा? जी इसका भी कोई अपडेट जारी नहीं किया गया है। बिहार मदरसा बोर्ड की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। इसके बाद अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल लिखते हैं कि फिरदौस भाई मैं वैशाली जिला के लक्ष्मणपुर नारायणपुर से हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि नीतीश कुमार कितने बाप के पैदा जो दल बदल करके मतलब कि दल बदल करते हैं। तो सॉरी भाई मैं पूरा वीडियो नहीं पूरा आपका जो ये है क्वेश्चन नहीं पढ़ सका, क्योंकि उसमें कुछ गलत वर्ड का इस्तेमाल किए हैं आप। तो इस तरह के गलत वर्ड का इस्तेमाल किसी के लिए भी नहीं करना चाहिए। हाँ गुस्सा है अलग बात है, आपको गुस्सा है तो आप उस गुस्से को दूसरे तरीके से आप जवाब दे सकते हैं, ईवीएम का बटन दे करके जवाब दे सकते हैं। उसके बाद अगला सवाल है जितेंद्र प्रसाद जी का। लिखते हैं कि पीएम किसान का पैसा कब आएगा? कल 27 फरवरी को आ सकता है, ये आंसर है आपका। उसके बाद अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल लिखते हैं पिंकी चौहान जी लिखते हैं कि पशु डॉक्टर नौकरी कब होगी हमें बताएं। जो इसके लिए भी कोई अपडेट जारी नहीं किया गया है, क्योंकि बिहार में अब लगातार बहाली का दौर चल रहा है। अब हो सकता है कि मतलब कि धीरे धीरे आप लोगों को भी लेकिन अभी इसका कोई अपडेट जारी नहीं किया है। उसके बाद अगला सवाल लेते हैं। लिखते हैं फिरदौस भाई हम लोग 2022 में मैट्रिक पास हैं, हम मुस्लिम कास्ट से हैं, क्या हम लोग को रुपये नहीं मिलेगा? हिंदू कास्ट को का आ गया है, एससी कास्ट को आ गया है, लेकिन हम लोग को नहीं आया है। ये कहना है मोहम्मद नाजिम जी का। तो मैट्रिक आप फर्स्ट डिवीज़न से पास हैं या सेकंड डिवीज़न से पास हैं? आपको ज़रूर मिलेगा, इसमें हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल लेते हैं। लगता है कि जी सर गुड मॉर्निंग, हम खगड़िया जिला में बेलदार प्रखंड में पंचायत माली पंचायत से वार्ड सदस्य हैं। क्या सरकार द्वारा 7 निश्चय तो चलाएगा कि नहीं, इसका जानकारी हमें दें। जी हाँ 7 निश्चय योजना तो चल रहा है, उसमें क्या दिक्कत है आपको। उसके बाद अगला सवाल लेते हैं। लिखते हैं कि फिरदौस भाई अस्सलाम वालेकुम, मैं पूर्णिया जिला का हूँ, सिरसी पड़ता है। जी वो कोई बात नहीं, सवाल नहीं है भाई आपका, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल लेते हैं। लिखते हैं कि हमारे ग्राम पंचायत में पशु शेड बनाने के लिए 5,000 रुपये मांग रहा है, देना सही है या गलत? पशु शेड बनाने के लिए 5,000 रुपये मांग रहा है, मतलब
ये किस योजना के तहत, कोई सी योजना के तहत आप ये शेड बनवा रहे हैं या फिर मतलब खुद से प्राइवेट से बनवा रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद अगला कमेंट लेते हैं। ये लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम फिरदौस भाई, मेरा नाम साकिर अली है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आप बहुत अच्छा न्यूज़ सुनाते हैं, आपका न्यूज़ मैं डेली मॉर्निंग में सुनता हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई। आपका नाम जो बताए क्या नाम बताया, साकिर भाई, तो आप कहाँ के रहने वाले हैं ये नहीं बताए, तो कोई बात नहीं। उसके बाद अगला सवाल लेते हैं। लिखते हैं कि हेलो भैया, मैं सिवान ज़िला से हूँ, मेरा राशन कार्ड बन गया है लेकिन इसका एंट्री और प्रोसेसिंग की जाएगी, इसका मतलब क्या होगा? तो आप अपना नाम नहीं बताया है भाई, तो कोई बात नहीं, आपको बता दो कि इसका एंट्री और प्रोसेसिंग मतलब ये होता है कि अब आपका राशन कार्ड बन जाता है तो फिर उसको वेरीफाई किया जाता है कि ये कहीं सही है या नहीं, या कितने हकीकत में, मतलब कि अगर मान के राशन कार्ड में 5 लोगों का नाम चढ़ाए हैं तो क्या हकीकत में 5 लोग आप लोग हैं कि नहीं, इस सब कुछ चीज़ को देखा जाएगा पूरी तरीके से वेरीफाई करके, उसके बाद आपको राशन कार्ड प्रोवाइड कराया जाएगा। उसके बाद अगला सवाल लेते हैं। ये लिखते हैं कि संजू भारती जी लिखते हैं कि गुड मॉर्निंग सर, मैं मोतिहारी जिला से हूँ, सम्मान निधि योजना का पैसा मिलेगा कि नहीं? जी ज़रूर मिलेगा, कल ही इसका पैसा जारी किया जा सकता है। जी हाँ, कल 27 फरवरी को। ये मोदी सरकार ने ऐलान तो नहीं किया है लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों, सवाल जवाब का सिलसिला यहीं पर रोक देते हैं। अगर आपका भी कोई सवाल अब तक रह गया है तो फिर कल आपके सवालों का जवाब लिया जाएगा। और आपका भी अगर कोई सवाल है तो आज इस वीडियो में नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं और आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। पूरी कोशिश करेंगे देने का। तो फिर चलिए फिर डेली न्यूज़ की ओर। दोस्तों, बात करते हैं कि क्या अदरक, लहसुन, मिर्च और फिर धनिया चबाने से हार्ट अटैक से बच सकते हैं, या फिर खांसने, छींकने या फिर हंसने से हृदयघात यानी कि हार्ट अटैक से बचा जा सकता है। इस तरीके की वीडियो अभी सोशल मीडिया पर आए दिन सोशल मीडिया चलते रहते हैं, लेकिन डॉक्टर इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखते। जब बेंगलुरु के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक कृष्णमूर्ति का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें डॉक्टर स्पष्ट करते हुए नजर आ रहे हैं कि इस तरीके की चीज़ों से मरीज को फायदा नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि इस तरीके की बातें बिल्कुल भी अवैज्ञानिक है। जी हाँ, यदि किसी भी व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है या फिर इस तरह के लक्षण नजर आते हैं तो फिर उसे इस तरीके का प्रयोग करने के बजाय तत्काल करीब के अस्पताल जाना चाहिए। जहाँ उन्होंने कहा है कि ऐसे व्यक्ति को सही समय से सही उपचार जरूरी है, उसे सही दवाएं दिलवाएं, आवश्यकता होने पर उसकी एंजियोप्लास्टी करवाएं, जहाँ इससे व्यक्ति की जान बच सकती है। दरअसल एक वीडियो वायरल हो रहा है जब वीडियो में एक व्यक्ति कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यदि किसी व्यक्ति को अचानक हार्ट अटैक आ जाए तो उसे एक खास मुद्रा में बैठ करके जमीन पर बैठ जाना चाहिए। साथ ही उस व्यक्ति को अदरक का टुकड़ा तत्काल दे दें और उसे चबाने के लिए कहें। इससे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और नसें खुल जाएगी। इसके बाद मरीज को अस्पताल ले जाया जा सकता है। इस तरह का दावा सोशल मीडिया पर किया जा रहा है। एक वीडियो वायरल हो रही है और उस वीडियो में इस तरीके की बातें कही जा रही है, लेकिन जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर इन वीडियो को सीधे सीधे बकवास बता रहे हैं और कहते हैं कि ये फालतू चीज़ बातें हैं। जहाँ इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये इंसान की जान का सवाल है। अगर इस तरीके का हादसा कभी आ जाता है तो फिर तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ना कि इन बातों पर पड़ना चाहिए। ये बकवास बात है, महाफालतू बात है। दोस्तों, बात करते हैं कि नेहा सिंह राठौर का यूपी के कानपुर देहात मामले को लेकर के दीक्षित परिवार के दर्द गाने के माध्यम से बयां करना महंगा पड़ गया। जहां कानपुर देहात की पुलिस ने उन्हें नोटिस थमाते हुए 3 दिनों की में जवाब मांगा, जिसके बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई। वहीं कैमूर पहुंचे बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान ने भभुआ के सर्किट हाउस में कहा कि नेहा सिंह राठौर एक लोक गायिका है। गीतों के माध्यम से अगर किसी घटनाओं का जिक्र करते हुए सरकार को सजग कर रही है तो फिर उसमें गलत ही क्या है, जिस पर सरकार के स्तर से नोटिस भेजा गया है। यह नोटिस भेजना सरासर गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। उनके द्वारा बिहार में भी कई बार समस्याओं को लेकर के अपने गीत को पेश किया है, तो फिर हम लोग उन्हें नोटिस थमा दें, जब हम लोग समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते हैं। बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान ने नेहा सिंह राठौर के मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे अपनी गीत के माध्यम से बात रखते हैं, जब उनका तौर तरीका और बात रखने का तरीका अलग है। अगर कानपुर देहात में लोग जला है और फिर मरा है तो फिर लोग दुख तो कहेगा ही। जमा खान ने कहा है कि अगर बिहार में भी कोई हादसा होता है तो फिर लोग अपने अपने माध्यम से अपने अपने तरीके से इस बात को रखते हैं, तो फिर हम उन पर कार्रवाई करें। जब विरोध करने का सबका अपना अपना अलग अलग तरीका है, अधिकार है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में गर्मी ने अब दस्तक दे दी है। इसके साथ ही छोटे बच्चों को लेकर के उनके माता पिता की चिंता बढ़ने लगी है। मुजफ्फरपुर में फिर से एक बार चमकी बुखार को लेकर के लोगों में खौफ का माहौल है। मुजफ्फरपुर जिले की SKMCH अस्पताल के पीकू वार्ड में भर्ती एक बच्चे के अंदर जब इसका लक्षण पाया गया तो फिर स्वास्थ्य महकमे में हरकंप मच गया। वहीं विभाग इससे मुकाबले के लिए पूरी तरह कमर कस करके सक्रिय हो गया है। SKMCH में 3 साल के एक मासूम के अंदर AES के लक्षण पाए गए हैं। शुक्रवार को बच्चे का सैंपल जांच के लिए भेज दिया जाएगा। इससे पहले भी 2 बच्चों में AES की पुष्टि हुई थी। इलाज के बाद दोनों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। आपको बता दूं कि मुजफ्फरपुर जिला में करीब हर साल AES की चपेट में आने से कई बच्चों की जान चले जाती है। या कुछ साल पहले तो AES की वजह से 100 से भी अधिक बच्चों की जान गई है। AES एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जो अक्सर बच्चों को होती है। बच्चे अक्सर इसकी चपेट में आते हैं और अपनी जान गंवा बैठते हैं। आपको बता दूं कि इस AES बीमारी में काफ़ी ज़्यादा तेज बुखार होता है जिसकी वजह से बच्चे की जान चली जाती है। जब मुजफ्फरपुर जिले में AES से बचाव के साथ रूटीन टीकाकरण भी चलेगा। इसमें 100% लक्ष्य रखा गया है। पिछले 2 साल से AES और कोरोना टीकाकरण के कारण बच्चों का रूटीन टीकाकरण प्रभावित हो रहा था, लेकिन इस बार किसी अन्य कार्यक्रम के कारण टीकाकरण बाधित नहीं होगा। इस साल 5 वर्ष तक के 58,250 बच्चे चिन्हित किए गए हैं। आपको बता दूं कि इस AES बीमारी की चपेट अक्सर मुजफ्फरपुर के बच्चे आते हैं। जी हाँ, इस बीमारी की चपेट में मुजफ्फरपुर के बच्चे हर साल लगभग आते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कि महागठबंधन की महारैली में कल समर्थकों का भारी भीड़ जुटान हुआ। जब पूर्णिया शहर के रणभूमि मैदान में आयोजित इस रैली को संबोधित करते हुए बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार और फिर भाजपा पर करारा अटैक किया है। जब उन्होंने कहा कि राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और फिर उनके पिता लालू प्रसाद यादव ने कभी सांप्रदायिक शक्तियों के सामने घुटना नहीं टेका और न ही उनका बेटा सांप्रदायिक ताकतों के सामने घुटने टेकेगा, जब बल्कि महागठबंधन के सभी दलों के साथ मिलकर के सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। भाजपा पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि भाजपा में अब कोई लीडर नहीं बचा, जब सब डीलर हो गए हैं। उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने को लेकर कहा कि बिहार के लोग बिकाऊ नहीं टिकाऊ है। उन्होंने PM मोदी पर हमला बोलते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की बात कही गई थी, लेकिन अब वे इससे पीछे हट रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के सभी विकास कार्य गुजरात में ही हो रहे हैं। ऐसे में सवाल तो उठेगा ही। डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने आगे कहा है कि जो BJP के साथ जाता है वह राजा हरिश्चंद्र हो जाता है, जो उसके खिलाफ है उसके घर पर रेड पड़ जाता है। मगर नीतीश कुमार इन बातों से डरे नहीं और हमेशा भाजपा से लड़े। नीतीश कुमार ने महागठबंधन में वापसी करके BJP को सबक सिखाया है। उन्होंने बिहार में महाराष्ट्र जैसी साजिश को नाकाम कर दिया। अपने संबोधन में तेजस्वी यादव ने कहा है कि जिस तरीके से बिहार में महागठबंधन है उसी तरीके से देश में गठबंधन है। जैसे देश में अलग अलग भाषा, खाना और संस्कृति होने के बाद भी अनेकता में एकता है, उसी तरीके से महागठबंधन में अलग अलग पार्टियां हैं और अलग अलग विचारधारा है। झंडे का रंग अलग अलग है मगर हम एक हैं और यही महागठबंधन की पहचान है। तो दोस्तों AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने खालिस्तान पर बड़ा बयान दिया है। जी हां, आपको बता दूं कि खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के समर्थकों द्वारा अजनाला पुलिस स्टेशन पर किए गए हमले को लेकर के AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अरविंद केजरीवाल और BJP पर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा है कि इस मामले में BJP चुप है और केजरीवाल भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि आपने देखा ना कि कैसा बयान दे रहे हैं वे लोग वहाँ पर। अगर AIMIM के लोगों ने ऐसा शब्द बोल ले होते तो ज़्यादा विवाद हो जाता। जब BJP भी चुप है अमृतपाल सिंह पर, BJP खामोश है, ये समझ में नहीं आ रहा है। और फिर कल छोटा रिचार्ज मुंबई आया था जब उसने भी कुछ नहीं बोला पंजाब पर। इसके अलावा PM मोदी के कब्र खुदगी वाले बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मैं कब्र बनाने में एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता हूं इस पर। इससे पहले दिल्ली के CM के साथ मुंबई पहुंचे पंजाब के CM भगवंत मान से जब अजनाला हंगामे के बारे में पूछा गया था तो वहां पुलिस थाने पर हमला हुआ, लेकिन इस मामले में कोई भी FIR दर्ज नहीं हुई। इसको लेकर के भगवंत मान ने कहा है कि पंजाब के बारे में आप लोगों के पास गलत सूचना है। पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में है। पंजाब पुलिस किसी भी हालात में निपटने में सक्षम है। बीते 10 साल में पंजाब
के सामाजिक ताने बाने पर गोलियां चली थी, लेकिन पंजाब के लोग एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं। हम शांतिपूर्ण राज्य हैं। हालांकि इस मामले में कोई और सवाल पूछा जाता, इससे पहले ही अरविंद केजरीवाल और भगवत मान खड़े हो गए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार पुलिस हेडक्वार्टर से इस बार होली पर अश्लील भोजपुरी गीतों और फिर किसी चर्चित हस्ती के नाम पर गाना गाने को पाबंदी लगा दी गई है। इसको लेकर के सभी जिला मुख्यालय में आदेश भी जारी कर दिया गया है। इसके बाद भी लोकप्रियता पाने के लिए भोजपुरी गायकों द्वारा लगातार ऐसे गाने रिलीज किए जा रहे हैं। जब भोजपुर जिले में भी एक ऐसा मामला सामने आया है, यहाँ होली के मौके पर गाने के माध्यम से राजनेताओं को अपमानित करना स्थानीय कलाकार प्रमोद प्रेमी एवं गीतकार मनीष गौरी के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। देश के दिग्गज नेताओं का नाम लेकर के अश्लील गीत गाने के मामले में आरा के सदर एएसपी हिमांशु ने मामले की जांच करके दोनों कलाकारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। इस मामले में लोजपा रामविलास के जिलाध्यक्ष राजेश्वर पासवान एवं बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष रविंद्र कुमार ने स्थानीय कलाकार प्रमोद प्रेमी और फिर गीतकार मनीष गौरी पर आपत्तिजनक गायकी का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग भोजपुर एसपी से की थी। इसके लिए उन्होंने लिखित शिकायत करते हुए कहा कि प्रमोद प्रेमी के द्वारा सोशल मीडिया पर जारी किए गए वीडियो में गीत के माध्यम से बसपा नेत्री मायावती एवं लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान समेत कई अन्य नेताओं के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करके जनमानस की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस ये तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।